Hello everyone, welcome back to my channel. तो लास्ट हमने फिजिक्स की थोड़ी सी आज हम फिजिक्स ही कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि पहले फिजिक्स को ही कंप्लीट कर लेते हैं और फर्दर आगे के चैप्टर्स हम बाद में करेंगे तो हमारा टॉपिक रहता है तो stay tuned and stay connected also. So let's continue without talking because हमारे पास टाइम बहुत कम है. होपफुली सबकी तैयारी काफी सही चल रही होगी. So first topic from the sound chapter is wave nature and medium. तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि डिफाइन करो साउंड एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. डिस्क्राइब करो इसको किसी एक्सपेरिमेंट में, दैट इज बेल जार एक्सपेरिमेंट, टू प्रूव दैट द साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर propagation. Explain why the speed of sound is generally higher in solid compared to gases, referring the role of elasticity and density. तो ये क्वेश्चन क्या पूछता है कि साउंड को डिफाइन करो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में और इसको एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म के तरह समझाओ, एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में समझाओ, प्रूव करने के लिए कि साउंड को एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है टू प्रोपागेट. और उसके बाद एक्सप्लेनेशन पूछा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो जनरली हायर होती है सॉलिड के अंदर कंपेयर टू गैसेस, और इसके पीछे इलास्टिसिटी और डेंसिटी का हमें लॉजिक बता कि उनका क्या रोल. तो साउंड को लॉन्गिट्यूडनल वेव के वे में डिस्क्राइब करेंगे हम. तो इजी है. साउंड इज अ मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव होती है साउंड. It propagates through a medium by the vibrations of particles. वो मैकेनिकल वेव होती है क्यों? क्योंकि वो प्रोपागेट करते हैं मीडियम के थ्रू बाय वाइब्रेटिंग द पार्टिकल. किसी मीडियम में पार्टिकल्स हैं उनको वाइब्रेट करते हुए ये प्रोपागेट करते हैं. ये क्लासिफाई की जाती है एज लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह भी क्लासिफाई की जाती है. इसका मतलब क्या कहते हैं कि जो मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपागेशन. लाइक दैट मीन कि अगर वेव मूव कर रही लॉन्गिट्यूडनली तो हमने कहा कि वो वाइब्रेट करती है, राइट. तो वो किस तरीके से वाइब्रेट करती है ये भी बताने के लिए कह रहा है कि वो ऑसिलेट करता है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव. अगर वेव इस डायरेक्शन में चल रही है तो इसी डायरेक्शन में भी पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं. और ये ऑसिलेशन कंप्रेशन, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा उस जगह को कंप्रेशन क्रिएट करेंगे और लो प्रेशर क्रिएट करेंगे करता है जिससे क्या बनता है रेडिएशन. और इस तरीके से हमारी वेव्स जो फॉर्म होते हैं, right? तो बेल जार एक्सपेरिमेंट देखिए तो इसके पीछे हम बेल जार एक्सपेरिमेंट को डन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें बेल जार चाहिए. सेपरेटर हम नोट डाउन करेंगे तो इसमें दूसरा हमें एक इलेक्ट्रिक बेल चाहिए जार के अंदर, तो एक वैक्यूम पंप चाहिए. इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक बेल है वो जार के अंदर रख जार को सील कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक पंप से. इनिशियली व्हेन द एयर इज स्प्रेड, जैसे शुरू में वैक्यूम पंप हमने स्टार्ट किया उस टाइम तो एयर प्रेजेंट होगी तो जो बेल की साउंड है वो हमें क्लियरली सुनाई. जैसे जैसे एयर ग्रेजुअली पंप आउट हो जाएगी आवाज धीरे धीरे फेंट हो जाएगी, दैट इज वो लो हो जाएगी. और जब नियर वैक्यूम आएगा तो देयर विल बी नो साउंड ऑफ द वैक्यूम. तो फिर वो क्यों भी दिखेगी आएगा मीन कि वो वाइब्रेट करती हुई दिखेगी लेकिन जो बैन है वो ऑडिबल नहीं होगी किसी को. तो इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड क्या करेंगे कि साउंड को एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि एयर बेयर मिनिमम फॉर द प्रोपागेशन. और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टिकल वैक्यूम में साउंड का कोई ट्रांसमिशन नहीं है. स्पीड ऑफ साउंड, नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन का जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड में और गैसेस में कंपेयर करके समझने में देखिए. जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है बेसिकली दो की प्रॉपर्टीज पे, दैट इज इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम. इसमें मेंशन किया v is speed of sound, राइट, एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी e, जो कि एबिलिटी होती है किसी मीडियम को कि वो किस तरीके से अपने शेप को रिस्टोर करता है आफ्टर द डिफॉर्मेशन, दैट इज वाइब्रेटिंग. रो डेंसिटी ऑफ द मीडियम. एक्सप्लेनेशन के पीछे क्या हम मेंशन करेंगे कि जो सोल्यूशन सॉरी सॉलिड्स जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई इलास्टिसिटी होती है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग इंटर
एटॉमिक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं। इससे क्या होता है कि वाइब्रेशंस जो है वो बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर कोई पार्टिकल पास होंगे तब वो वाइब्रेशन आसानी से पास कर पाएंगे, या कोई पार्टिकल दूर होंगे वो आसानी से पास कर पाएंगे, और फिर से जो पास होंगे वो कर पाएंगे, और जो दूर होंगे वो पॉसिबली नहीं कर पाएंगे। Then ये क्या कहता है कि जो डेंसर होने की वजह से गैसेस है उसकी वजह से उनकी हाई इलास्टिसिटी डोमिनेट कर जाएगी किनकी, बुलेट्स की, और वो रिजल्ट करेंगे ग्रेटर स्पीड ऑफ साउंड। गैसेस में इलास्टिसिटी लो होती है तो जो पार्टिकल्स है वो फार अपार्ट होते हैं, वो वाइब्रेशन ट्रांसफर मोर स्लोली। टिपिकल वैल्यूज अगर हम देखें कि किस बेसिस पे हम ये कह रहे हैं, जो वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली है वैसे नॉन है, दैट इज एट 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड करते हैं 343 मीटर पर सेकेंड। वाटर के अंदर 1500 के लगभग, और कोई अ, जैसे कह सकते हैं सॉलिड, तो स्टील का एग्जांपल लिया जाए तो 5000। मोस्टली कंटेंट जो है वो हमारे एनसीईआरटी की चीज़ों को कवर करते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा हुई है जो आपके लिए सफिशिएंट रहे। तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव requiring a medium material medium demonstrated by the conclusion बोलते हैं कि जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है क्योंकि वो रिक्वायर करती है एक मटेरियल मीडियम, और हमने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया बाय द बेल्जार एक्सपेरिमेंट। और जो स्पीड है वो हायर होती है सॉलिड्स के अंदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलास्टिसिटी ओवरकमिंग द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस करी जाती है, किस तरीके से प्रोपागेट होती है, सॉलिड लिक्विड और गैस। हमने मेनली कर तो लिया सॉलिड में ज्यादा केमिकल और सबसे पढ़ेंगे व्हाई कांट साउंड ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। और जो हमने ऊपर किया था उसी के पीछे थोड़ा डिटेल्ड आंसर मेंशन किए गए हैं। तो साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, साउंड ओरिजिनेट होती है सबसे पहले जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें वाइब्रेशंस वाइब्रेट करे, और ये वाइब्रेशन सराउंडिंग के जो पार्टिकल्स हैं उनको डिस्टर्ब करेगा, दैट मीन्स वो पास ऑन करेगा अपने आसपास के मीडियम को वो वाइब्रेशंस, और इस डिस्टरबेंस जो ट्रेवल करती है वो मैकेनिकल वेव के थ्रू करती है, थ्रू सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रिएक्शन। तो साउंड किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, कंप्रेशन एंड रिएक्शन, मतलब हाई प्रेशर को, ठीक है, इसको कहेंगे क्रस्ट और इसको कहेंगे ट्रफ, जो नीचे की साइड, और जो ऊपर की साइड बनेगा उसको क्रस्ट। सी आर ई एस टी हम ई ए एस टी, ठीक है, टाइम समझ सकते हैं चलिए आप लोग समझ जाएंगे क्रस्ट एंड ट्रफ। आगे बढ़ते हैं, प्रोपागेट किस तरीके से करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है जो हमारी गैस है। तो सॉलिड के अंदर किस तरीके से हमारी जो साउंड वेव्स हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं। इससे जो वाइब्रेशंस है वो क्विकली एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के पास चली गई, तो दैट मीन्स कि वो फास्टर होती है सॉलिड के अंदर। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है स्टील में 5000 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड की ट्रेवलिंग। लिक्विड का अगर देखें, लिक्विड में स्लाइटली लेस टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, बट क्लोज है ना कि वो ट्रांसमिट कर पाए वाइब्रेशन को आसानी से। साउंड है वो ट्रेवल करती है स्लोअर देन सॉलिड्स बट फास्टर देन गैसेस, दैट विल बी वन ऑफ द एग्जाम्पल इज वाटर के अंदर 1500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। गैसेस का देखिए तो गैसेस में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा फार अपार्ट होते हैं, और वाइब्रेशन जो है वो काफी टाइम लेते हैं कंपेरिजन टू द ब्रीथ बोथ फ्रॉम वन पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को पास ऑन करने के लिए। तो जो हमारी साउंड है वो ट्रेवल करेगी स्लोवेस्ट इन द गैसेस, दैट इज एग्जाम्पल अगर देखें हम टेम्परेचर भी मेंशन है, अगर 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो 343 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारे एयर में मूव करे साउंड की जो वेव्स। साउंड क्यों ट्रेवल नहीं करती वैक्यूम में, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है जिसको रिक्वायर होता है पार्टिकल की वाइब्रेशन अपने ट्रांसमिशन, साउंड जो नॉइज जो साउंड है उसको ट्रांसमिट करने ट्रांसफर करने के लिए। तो अगर कोई पार्टिकल नहीं होता वैक्यूम है तो कोई पार्टिकल नहीं होगा तो वाइब्रेट क्या होगा और किस तरीके से वो डिस्टर्बेंस कैरी होगा। तो साउंड बिना किसी भी मटेरियल के प्रोपागेट नहीं कर सकते, जिसको हमने बार बार एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया है। और सेम चीज़ ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दी गई है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन प्रोपागेट्स थ्रू ईवी सॉलिड लिक्विड गैसेस बाय पार्टिकल इंटरेक्शन और बिना वैक्यूम, वैक्यूम के
वो ट्रैवल नहीं कर सकते और नो मीडियम सपोर्ट these those vibrations अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो वो वाइब्रेशन को सपोर्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड बताओ एयर और वाटर में विद रेस्पेक्ट टू द स्पीड एंड एफिशिएंसी की। साउंड ट्रैवल कर रही है मच फास्टर एंड मोर एफिशिएंट इन वाटर देन इन एयर। ये हमने पर पढ़ लिया, लेकिन हम डिफरेंस के बेसिस पर हम कंपेयर करेंगे, राइट। और about 343 in air and in water at 20 degrees Celsius. This is because water molecules are good. ऐसा होता क्यों है कि जो वाटर है वो क्लोज टुगेदर होते हैं, मोर इलास्टिक, allowing the vibration to transmit more effectively. ये शिफ्ट हो गया आंसर ऊपर वाले साइड है ना, ये कंक्लूजन शिफ्ट हो गया। आगे इस क्वेश्चन को करते हैं, कंपेयर करते हैं हम साउंड का एयर और वाटर का। तो प्रॉपर्टी अगर देखें हम, तो एयर की जो स्पीड है ऑफ साउंड वो क्या है 343 20 डिग्री सेल्सियस पे, और वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे इट विल बी नियरली दिस रेंज। और इसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है कि वाटर की वो जो है वो हाई इलास्टिसिटी होती है और क्लोजर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग होती है, जिससे फास्टर ट्रांसमिशन अलाउ किया जाए। एफिशिएंसी देखिए ट्रांसमिशन की यहाँ लो होती है क्योंकि लोअर होती है क्योंकि एनर्जी डिसिपेट कर जाती है बहुत सारी, लेकिन इसमें वाटर के केस में देखें तो वो हाई होती है क्योंकि साउंड इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाती है। वाटर के अंदर अगर पार्टिकल्स भी सेम एक्सप्लेनेशन की तरह क्या होते हैं, इसलिए वाइब्रेशन प्रोपागेट करते हैं विद लैक लॉस। डिपेंडेंस ऑन द कंडीशन ये वेरी करती है। एयर के अंदर अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ तो वेरी करेगा, ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा हुई तो भी साउंड की वेव्स को ट्रैवल करने में डिफरेंसेस आएंगे। प्रेशर के चेंज होने की वजह से भी। और वाटर के अंदर क्या क्या चीज़ें वेरी होंगी तो स्पीड ऑफ साउंड चेंज होगी, टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेप्थ। ये क्यों होता है, इसके पीछे एप्लीकेशन है कि जो दोनों मीडियम है ना वो इन्वायरमेंटली डिपेंडेंस होते हैं। इसी वजह से क्या होता है जो बट जो वाटर की डेंसिटी है वो मेक चेंजेस मोर। तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं एयर और वाटर, ये लोग इन्वायरमेंटली डिपेंडेंट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे जैसे उनकी बाकी चीज़ें वेरी करती हैं उस बेसिस पे इनकी खुद की जो प्रॉपर्टी है साउंड को ट्रेवल सेंड करने की वो भी डिफर कर जाती है। एप्लीकेशन देखिए एयर के अंदर साउंड को ट्रेवल करना, जो हम एवरीडे कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो ऑब्वियसली इसी फॉर्म में हो रहा है, म्यूजिक सुनना हमारा, अकाउस्टिक्स करना। और वाटर के अंदर देखिए तो सोनार होना, अंडर वाटर कम्युनिकेशन करना, मरीन बायोलॉजी में जो लोग जो हमारे एनिमल्स वगैरह होते हैं वो किस तरीके से मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं। वाटर की एफिशिएंसी क्योंकि एक्सपर्ट होती है टेक्नोलॉजी और साइंस के अंदर ये एक्सप्लेनेशन। वाई वाटर इज मोर एफिशिएंट, पानी ज़्यादा एफिशिएंट क्यों होता है एयर के कंपैरिजन में, क्यों? क्योंकि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिनोट करी जाती है ये फॉर्मूले से जो हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। तो वाटर की ज़्यादा हाई इलास्टिसिटी है एयर के कंपैरिजन में, तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हुई और इलास्टिसिटी डोमिनेट कर जाएगी लीडिंग टू हायर स्पीड। एनर्जी लॉस किस तरीके से होता है एयर के अंदर? एयर के अंदर एनर्जी लॉस कैसे होता है कि जो साउंड वेव्स होती है वो स्कैटर करती हुई चलती है क्योंकि पार्टिकल्स पास में होते हैं, दूर होते हैं। तो इस तरीके से जो लॉस ऑफ एनर्जी वो वाटर मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स पास होते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर डायरेक्ट और इफिशिएंटली हो जाए। इसका प्रैक्टिकली अगर एक अपनी डेली लाइफ में देखें कैसे होता है, तो क्या होगा जो वेव्स ऑफ डॉल्फिन है ना वो यूज करते हैं साउंड टू कम्युनिकेट अक्रॉस किलोमीटर। वो साउंड इस तरीके से ट्रांसफर करती है, कम्युनिकेट करती हैं अपने साउंड्स जो कि किलोमीटर तक ट्रेवल करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है और सिग्नल देती है। सोनार सिस्टम क्या होता है वो रिलाई करता है वाटर इफिशिएंट होता है क्योंकि साउंड प्रोपगेशन कराने के लिए, नेविगेशन के लिए, डिटेक्शन के लिए सोनार सिस्टम बिल्ड होता है। लिमिटेशन एयर की क्या होती है, लेस लेंथ होती है, तो साउंड है वो स्प्रेड आउट हो जाएगी, वीक हो जाएगी बहुत जल्दी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, विंड चल रही है तो इफेक्ट होगी, ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर के एजेंट्स डिफर करेंगे तो डिफर करेंगे। इस वजह से इसकी एफिशिएंसी फर्दर रिड्यूस हो जाएगी। तो कंपेयर करें अगर हम
न्यूमेरिकल वैल्यू तो 4.3 फास्टर होती है साउंड की ट्रेवलिंग स्पीड वाटर मतलब इन कंपैरिजन टू एयर। इससे क्या होता है कि इसी वजह से इफिशिएंटली वाटर की अंदर साउंड ट्रेवलिंग इफिशिएंटली हो पाता है। इट इज बिकॉज ऑफ हाई इलास्टिसिटी एंड मॉलिक्यूलर डेंसिटी। द डिफरेंस इज क्रूशियल इन फील्ड लाइक मरीन बायोलॉजी, sonar technology, and underwater communication. While air remains the primary medium, तो एयर है ना जो वो प्राइमरी मीडियम हो जाता है, क्योंकि हम लोग कोई भी ह्यूमन स्पीसीज आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, दैट इज ऑल्सो एयर कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है। एंड एवरीडे और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड और एनवायरनमेंट के बेसिस पे हम अब कुछ न्यूमेरिकल परस्पेक्टिव आउट कर लेते हैं। कोई साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज और वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर, तो कितना टाइम लगेगा उसको 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने में। अगर टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीज करता है तो वो किस तरीके से स्पीड और लेंथ वेवलेंथ को इम्पैक्ट करती है। और अज्यूम करो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू में वी, लैम्डा इनटू में न्यू। अब ये क्या क्या होते हैं इनको फर्दर हम आगे पढ़ेंगे। गिवन डाटा हम लिख लेते हैं, पहले नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास न्यू दिया हुआ है, ठीक है, ओ दैट इज इक्वल्स टू किलो हर्ट्ज में है वैल्यू, तो हम उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेंगे। लेमडा हमारा सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। डिस्टेंस है हमारा किलोमीटर में मीटर में। तो सबसे पहले वैल्यू मेंशन करके हमारा डाटा अब उनको कन्वर्जन कर लेंगे जो बेसिक हमारी सॉल्व करने की यूनिट है उनके अंदर। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? स्पीड ऑफ साउंड दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है? दैट इज इक्वल्स टू 2000 टाइम्स ऑफ दिस, मतलब 2000 हमारी वेवलेंथ और हमारी फ्रीक्वेंसी है साउंड। the speed of light will be speed of sound sorry will be 700 मीटर पर सेकंड। तो इसमें हमें बताना है कि 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए इसको कितना टाइम लगा। तो टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो टाइम का फॉर्मूला होगा स्पीड स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और तो इससे हम ये फॉर्मूला कंस्टिट्यूट करके सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को इधर से उधर, तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्स 2.14 सेकेंड्स आ जाएंगे ना आंसर। तो इतना टाइम लगेगा इसको 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का साउंड और वेवलेंथ पे? तो जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर वो प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे और ट्रांसमिट करेंगे वाइब्रेशन ज़्यादा इफिशिएंटली। और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी जो कि सोर्स से जेड होती है। और हमें लैम्डा जो हमारा है वो इंक्रीज करेगा स्पीड के साथ। तो हमारा कंक्लूजन किस तरीके से हो जाएगा? टाइम टेकन हमारा ये है, टेम्परेचर है इसके साथ स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी को रिमेन अनचेंज्ड। डिराइव करना है द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा, बस उसी को एक्सप्लेन करना है। जो साउंड वेव होती है वो क्या होती है? एक मैकेनिकल वेव होती है जो प्रोपागेट करती है थ्रू मीडियम बाय पार्टिकल वाइब्रेशन। डिस्टरबेंस जो है वो ट्रेवल करता है एज सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन, दैट इज द इम्पोर्टेंट एंड सिंपल पॉइंट बेसिक। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड होते हैं, ठीक। अगर इसका फॉर्मूला देखिए न्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय right. Wavelength अगर देखिए wavelength is the distance between the two consecutive compression और reflection, जैसे compression और reflection। तो जो consecutive compression consecutive यहाँ से शुरू है और यहाँ से अगला स्टार्ट होगा, तो जो ये डिस्टेंस होगा इसको क्या कहेंगे?
ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इसको करेंगे वेवलेंथ। दैट विल इट्स यूनिट इज इन मीटर। स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव पर यूनिट टाइम। तो 1 सेकंड में वेव कवर करती है a distance that is equals to the number of oscillations multiplied by wave। किस किस का क्या मतलब है ये होगा, तो इसी वन डिस्टेंस। साउंड एयर के अंदर हमारी क्वेश्चन में दी गई है 340 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट करने के लिए वेवलेंथ ऑफ द साउंड। सिंपल है, एक फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू लैम्डा में सॉल्व कर सकते हैं आप लोग आसानी से इसमें। तो हमें वेवलेंथ निकालने है स्पीड ऑफ साउंड एयर के फ्रीक्वेंसी से, तो द वैल्यू हमारे पास लैम्डा क्या आएगा 0.2 मीटर। वेवलेंथ of the sound wave is 20 centimeter। तो conceptual note है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि फ्रीक्वेंसी वो डिटरमाइन करी जाती है बाय द सोर्स जो कि कांस्टेंट होती है। वेवलेंथ वो डिपेंड करती है मीडियम पे, मीडियम में किस तरीके से स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल करती है। तो और इफ मीडियम चेंजेस तो स्पीड भी चेंज हो जाएगी और वेवलेंथ चेंज होगी अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, एको किस तरीके से होता है, सोनार क्या होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और उसके एप्लीकेशन बेस्ड के क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें हमारे पास है एक एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है और वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सेम एज द केस ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों इक्वल होते हैं, साउंड वेव फॉलो करते हैं सेम लॉ एज लाइट। एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स अ सरफेस इक्वल टू द एंगल एट विच इट incidentally reflected the normal line something same as the law of reflection of mirror, right? तो नेक्स्ट में हम पूछे एक पर्सन है क्लैप करता है देयर हैंड क्लिप, एक क्लिप के पास कोई आदमी क्लैप कर रहा है और उसको एको सुनाई देती है आफ्टर 2 सेकेंड। तो आपको पता है कि ये कितने डिस्टेंस पे खड़ा है क्लिप से, राइट? और हमें स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू लेनी है 3 मीटर पर सेकेंड। मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन द सोर्सेज, और हमें ये भी बताना है कि मिनिमम कितना स्पेस रिक्वायर होता है किसी सोर्स से कि वो आवाज उसके पास इको करके आए। और एक्सप्लेन करना है व्हाई वी डोंट हियर एको इन स्मॉल रूम, स्मॉल रूम के अंदर हमें वो एको क्यों नहीं सुनाई देती, ये देख सकते हैं। हमारे पास गिवन डाटा है, दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो हम रिजल्ट निकाल लेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 2d, क्योंकि इस बार यहाँ पे क्लिप है, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल खड़ा है। तो यहाँ से पहले साउंड ट्रेवल करके जाएगी इस क्लिप के पास और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करके आएगी। सो दैट इज डी, एक डिस्टेंस लेंगे ये डी, तो हमारे पास कितना आएगा टोटल डिस्टेंस 2d। ठीक है, तो इस तरीके से हम, तो 2d हमारा किसके बराबर हो जाएगा, v इंटू में टी। तो हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट डाउन करेंगे, तो हमारे पास आएंगी डी की वैल्यू 346 मीटर। तो वो डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में, दैट इज 346 मीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस हमें बताना है कि हमें जहाँ से डिस्टेंस एको मिलेगी। तो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या होगी 0.1, जो हमारी अ, अ, जिससे जो हियरिंग होगी जो एको आएगी कि इतने सेकंड के बाद आएगी। मिनिमम टाइम गैप बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड एको मस्ट बी, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो ओरिजिनल साउंड और एको के बीच में मिनिमम ये गैप तो होना चाहिए। अगर ये गैप नहीं होगा तो साउंड एको करके जो आएगी वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अगली वेव चली जाएगी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड है 0.1 सेकंड के तरीके से निकालेंगे, डी टोटल निकालेंगे डी टी से। डी टोटल यहाँ पे क्या है 2d, राइट? तो 346.1 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग मिनिमम हमारे पास ये डिस्टेंस होनी चाहिए, लाइक टू ओवरऑल, लाइक 2 वेव, राइट? तो अगर मिनिमम डिस्टेंस ये निकालना है फिर, तो हम इसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम हमारे पास 17.3 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए साउंड और ऑब्स्टेकल के बीच में, जिससे वो एको करके हमारे तक वापस। हम स्मॉल रूम में ये क्यों नहीं सुनाई देता है, क्योंकि जो वॉल्स होती है हमारे पास वो 17.3 मीटर से पास ही होंगे ऑब्वियसली, तो इस वजह से हमें एको नहीं सुनाई देता स्मॉल रूम्स के अंदर। तो रिफ्लेक्टेड साउंड है
वो रिटर्न कर जाती है 0.1 सेकेंड के अंदर ही। समझे? स्मॉल रूम है, उसके अंदर अगर पास में भी बोले तो उससे जब रिफ्लेक्ट करोगे तो एको हम तक नहीं बन पाएगी, क्योंकि डिस्टेंस जो मिल रहा है साउंड को रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए वो बहुत छोटा है। ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो मर्ज कर जाते हैं हम ओरिजिनल साउंड में ही। तो इस वजह से वो एक सिंगल साउंड की तरह ही सुनाई देती है हमें, rather than with distinct echo, right? अब क्वेश्चन पॉइंट आ रहा है हमारा अल्ट्रासाउंड और सोनार का। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, हमने बहुत बार सुना होगा मेडिकली, जो चीज मैं उनसे रिगार्डिंग काफी बार सुना है कि अल्ट्रासाउंड, राइट? तो व्हाट डज अल्ट्रासाउंड मीन? अल्ट्रासाउंड एक साउंड वेव होती है जिसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी यूज करी जाती है 220 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, जो कि हमारी अपर लिमिट के अबव में चली जाती है। ये हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, मतलब 20 किलो हर्ट्ज। इससे ऊपर अगर कोई फ्रीक्वेंसी जाएगी साउंड वेव्स की, तो वो इनऑडिबल रहेगी ह्यूमन्स को। तो वो वाइडली यूज करी जाती है मेडिकल इमेजिंग में, सोनार में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। फ्रीक्वेंसी जो रेंज है साउंड की वो हम करेंगे उनका साउंड जो कि लेस देन 20 हर्ट्ज होते हैं, जो हम बिल्कुल ही नहीं सुन सकते, क्योंकि वाइब्रेशन के फॉर्म में फील करी जा सकती है। ऑडिबल साउंड रहेगी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, जो कि ह्यूमन का ईयर्स हमारे सुन पाते हैं। अल्ट्रासाउंड क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज होती है, जो कि बहुत हाई होती है और यूज करी जाती है टेक्नोलॉजी के अंदर, जो अभी हमने डिस्कस कर। इसका फंक्शन क्या होता है, मतलब वो किस तरीके से फंक्शन करता है? सोनार, सोनार की फुल फॉर्म देख लो, साउंड नेविगेशन एंड रेंज। तो सोनार एक डिवाइस होती है जिसके अंदर अल्ट्रासोनिक पल्सेस है वाटर के अंदर रिलीज करी जाती है। ये पल्सेस जो है वो ट्रेवल करती है वाटर के अंदर, तो स्ट्राइक करती है किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे हमारी सबमरीन हो गई है, सी बेड है, उससे जैसे हम निकाल लें यहाँ पे कि सी बेड कितना लेवल पे है, राइट? तो ऐसे हम बहुत तरीके से जब एको जो हमारी साउंड है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, उससे हम डिस्टेंस बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस की सबमरीन कितने नीचे है ऊपर से, सरफेस से, और सी बेड कितना नीचे है। तो जो टाइम इंटरवल बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन वो मेजर किया जाएगा। और फिर हमें स्पीड ऑफ साउंड तो पता है वाटर दोनों क्या होते हैं, तो उससे हम ये वाला फॉर्मूला डी इज इक्वल्स टू वी इंटू में टी अपॉन में टू, इसलिए आया यहाँ पे टी था। तो हमें सिर्फ एक साइड की डिस्टेंस निकालनी था, टू डिनोमिनेटर इन द राइट हैंड। तो ये डिवीजन क्यों किया गया, दैट इज साउंड ट्रिप होती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हमारे पास पूरा साउंड है वोटर के अंदर, सी वोटर के अंदर 1530। एको का टाइम होगा हमारा मान लो 5 सेकेंड आ, तो हम इससे डिस्टेंस निकालेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इतने मीटर डिस्टेंस पे लाई करती है। Why the sonar is यूजफुल क्यों है, क्योंकि इससे हम नेविगेट कर पाएंगे सबमरीन को, मेजर कर पाएंगे ओशन की डेप्थ, जैसे मैंने सबसे पहले बताया एको साउंड की यूज करके डिटेक्ट कर सकते हैं अंडर वाटर कोई ऑब्जेक्ट कलर है, कोई एनिमल का मसल है, उसको उसको हम एनिमेट कर सकते हैं। अब एको होती है, इसलिए हम एको की करते हैं। एको होती है रिपीटेशन ऑफ द साउंड caused by its reflecting from a large object। जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसकी रिपीटेड फॉर्म में हमारे पास साउंड का रिपीटेशन रीच करना, और जहाँ से ओरिजिन हो रही है साउंड की, उसके बाद फ्रॉम द लार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई हो गई, माउंटेन हो गई, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्ट रिपीटेशन ऑफ साउंड। So that reflected sound reaches the listener after a short time delay, distinct from the original। इसको क्या कहेंगे, echo कंडीशन में ये क्या होती है, echo की फॉर्मेशन मिनिमम एटलीस्ट कितने मीटर आगे होना चाहिए डिस्टेंस जहाँ से ओरिजिन ऑफ साउंड होगा वहाँ का किसी भी ऑब्जेक्ट। ये इंश्योर करना है कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो रिटर्न करे, ये भी इंश्योर करना है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो 0.1 सेकेंड से पहले ही आ जाए। द परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग टाइम, और हियरिंग टाइम को भी परसिस्ट करके रखना है, आप बोलते रहो रिफ्लेक्ट बैक करके रिकूल करके प्रॉब्लम एको वाली कंडीशन को भी
Updated audio comparison to the sound speech generate. Like large and hard reflecting surface होना चाहिए. ऐसा नहीं कि soft हो. Absorbent वाला ना हो. hard होगा तो फिर absorption नहीं होगा. Sound का ये sound. Second should be large, rigid and smooth. एक क्लिफ ये बिल्डिंग वॉल जिससे साउंड है वो रिफ्लेक्ट करता है इफेक्टिवली. स्पीड ऑफ साउंड है वो कंसीडर करी जाती है एयर के अंदर 346 मीटर पर सेकेंड. ये सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंगली मेंशन करते हैं. अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को रेफर करेंगे वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेंशन होगी. अगर आपको कुछ सॉल्व करना होगा तो उसके अकॉर्डिंगली कोई समझ में भी गिवन हो. राउंड ट्रिप डिस्टेंस फॉर एको इज ये हम सॉल्व कर चुके हैं. मेनली इंटेंसिटी ऑफ साउंड करते हैं जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी हर्ड डिस्टेंट. जो आप किस इंटेंसिटी से साउंड डिलीवर कर रहे हो वो उस पे ही डिपेंड करती है कि हमारी एको कितनी स्ट्रॉन्ग इनफ रहेगी कि हम उसको सुन सकें. वाई एको आर नॉट इन हर्ड इन स्मॉल रूम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोजर होता है 17.3 मीटर से उससे कम टाइम में ही रिटर्न होके आ जाती है तो हमें परसिस्टेंस नहीं होती है साउंड को हियरिंग में क्योंकि वो ओरिजिनल साउंड नहीं बज रही होती इतनी फास्ट हमारे पास आ जाती है वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ज़्यादा पास होता है. So we perceive only one continuous sound instead of a distinct. कंक्लूड कर सकते हैं एको क्या होती है रिफ्लेक्टेड रिपीटेशन ऑफ द साउंड. इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होता है. ऑब्स्टेकल मस्ट बी एटलीस्ट 17.3 मीटर अवे लार्ज एंड हार्ड और रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ. स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए ऐसे नहीं कि बहुत लो फेंट है फॉर्मेबल नहीं फिर आप एक्सपेक्ट करें कि ऐसे कुछ नहीं पॉसिबल. स्मॉल रूम्स में क्यों नहीं होती क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा वो ब्लेंड कर जाएगा ओरिजिनल वॉइस के. क्वेश्चन है हमारा एक शिप सेंट आउट अल्ट्रासाउंड वेव दैट रिटर्न्स आफ्टर 3 सेकंड में हमारी साउंड की जो वेव्स हैं वो रिटर्न करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं. तो जो हमें बताना है कि स्पीड ऑफ साउंड अगर हम वाटर के अंदर ये लें डेप्थ ऑफ सी बतानी इजी है. ये वैल्यू दे रखी है सोनार प्रॉब्लम के फॉर्म में अगर इसको सॉल्व करें कि सी बॉडी है ये कहाँ पे है सी की बैक तो टोटल डिस्टेंस कवर क्या आएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वी इंटू टी होता है डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस तो वन वे निकालेंगे तो अपन में टीचर लग जाएगा वैल्यूज पुट डाउन करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा सी की डेप्थ दैट इज 50 मीटर. कंसेप्ट नोट इस चीज के पीछे क्या है अल्ट्रासाउंड सोनार है वो अल्ट्रासाउंड का यूज करता है. एको टाइम ऑलवेज रिप्रेजेंट अ राउंड ट्रिप. एको टाइम हमेशा राउंड ट्रिप को डोनेट करेगी. तीन राउंड तो जाएगी बट रिटर्न इट इज एको टाइम. और आपको वन वे डेप्थ बतानी होगी तो बल्कि करना पड़ेगा. एक्सप्लेन करना है वर्किंग प्रिंसिपल बताना. सोनार एक टेक्निक होती है जिसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज करी जाती है डिटेक्ट लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट जो हमने डिस्कस किया. ये प्रिंसिपल किसके प्रिंसिपल पे एको के रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं. जैसे सोनार की डिवाइस फिट करी हमने शिप के ऊपर या सबमरीन पे और उससे अल्ट्रासोनिक पल्सेस को हमने जनरेट करवाया वाटर के अंदर. ये पल्स ट्रैवल करेंगे वाटर के अंदर और स्ट्राइक करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे या सी के बेड पे दूसरी सबमरीन पे या किसी रॉक पे. तो जो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होंगी एज एन एको. तो जो सोनार है वो डिटेक्ट करेगा उस एको को मेजर करेगा टाइम इंटरवल और ट्रांसमिशन और रिसेप्शन जिससे हम नॉन स्पीड ऑफ साउंड को यूज करते हुए डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे कि वो कितनी दूर है ये वाले फॉर्मूले से और डिवाइड कर देंगे उसको टू से मेंशन किया हुआ. एप्लीकेशन क्या है मेजरिंग डेप्थ ऑफ सी सबमरीन अंडर वाटर माइंस को डिटेक्ट करने के लिए नेविगेशन ऑफ शिप्स मैरीन लाइफ को स्टडी के लिए. ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन हमें बतानी है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. मेमोराइज कर लेंगे मुझे ताकि आपको क्लास में सब कुछ याद हो जाए. Why are sounds are ultra? Why are ultrasounds used in medical? अल्ट्रासाउंड से यूज क्यों करी जाती है मेडिकल डायग्नोसिस में और सोनार का क्यों यूज होता है. ऑडिबल साउंड रेंज हम मेंशन कर देंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज.
बिलो 20 इंफ्रासाउंड होती है, अबाउ 20 के हर्ट्ज अल्ट्रासाउंड होती है, इनऑडिबल होती है पर टेक्नोलॉजिकली यूजफुल होती है। अल्ट्रासाउंड मेडिकल डायग्नोस्टिक में क्यों यूज करी जाती है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है। इससे क्या होता है, जो हम डिटेक्ट कर पाते हैं कोई भी स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक, जो हम नॉर्मली वॉइस से करते हैं, उससे क्या होता है कि एको कितनी जल्दी होता है। ऐसे ही जो हाई फ्रीक्वेंसी की यूज करेंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए प्रॉपर मशीन होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी और उससे स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ये नॉन इन्वेसिव होती है, सेफ होती है। जैसे एक्सरे होती है, अल्ट्रासाउंड है, वो कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज नहीं करती। तो अल्ट्रासाउंड है वो सेफ होता है। बाकी जितनी भी रेडिएशन का यूज करते हैं जैसे सीटी स्कैन हुआ, एक्सरे हुआ, ये सब ठीक नहीं होती क्योंकि इनमें आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। इमेजिंग का प्रिंसिपल किस तरीके से यूज करती है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स है वो रिफ्लेक्ट करती है डिफरेंटली कि टिश्यू की डेंसिटी वेरी करती है, हर एक टिश्यू की डिफरेंट डेंसिटी होगी। तो अगर डिफरेंट डेंसिटी होगी तो जो अल्ट्रासाउंड है वो अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे सब टिश्यूज के लिए। तो इससे क्या होगी, जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस करेंगी, जो भी हमारी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं वो, तो वो रियल टाइम इमेज क्रिएट कर देंगे। मेनली ये यूज करी जाती है प्रेगनेंसी स्कैन में, ऑर्गन की इमेजिंग करनी हो या डिटेक्ट करना हो ट्यूमर्स वगैरह उसमें। अल्ट्रासाउंड है वो सोनार में क्यों यूज किया जाता है, अल्ट्रासाउंड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन वाटर, उसमें क्योंकि वाटर हाई इलास्टिसिटी होती है के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी कम हो जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी, तो बेटर डायरेक्शनल और प्रिसिशन इन द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और सोनार यूज करता है अल्ट्रासाउंड पल्सेस डिटेक्ट करने के लिए अंडर वाटर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम एको का प्रिंसिपल, और दैट इज द समरी ऑफ दिस। एक्सप्लेन करना है अगला क्वेश्चन। वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताओ अल्ट्रासाउंड की इंडस्ट्री के अंदर या डेली लाइफ के अंदर। बहुत सारे बता सकते हैं क्योंकि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें। अल्ट्रासाउंड ये भी एक बड़ा पॉइंट है, क्लीन करने के लिए डेलिकेट ऑब्जेक्ट। ये तो हमें पता है कि जैसे कोई भी साउंड वेव्स होती है वो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल होगा तो हम इस मैकेनिज्म को यूज करते हुए क्लीन कर सकते हैं हम डेलिकेट एरिया, डेलिकेट कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, हम उसको हर एक चीज को खोल के साफ नहीं कर सकते। बट हम अल्ट्रासाउंड को यूज करते हुए, अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज करते हुए उन कंपोनेंट्स को क्लीन कर सकते हैं, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, उनको भी हम क्लीन कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड को यूज करते हुए। ऑब्जेक्ट जो कि प्लेस कर जाते हैं लिक्विड बाथ के अंदर, उसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव पास कर देंगे, तो उससे भी हम क्लीनिंग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं लिक्विड बाथ में। दीज वेव्स प्रोड्यूस रैपिड वाइब्रेशंस और इससे माइक्रोस्कोपिक बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैविटेशन। इसमें क्या होता है, जो बबल्स है वो कोलैप्स करेंगे और रिलीज करेंगे एनर्जी, और इससे डर्ट, ग्रीस और इम्प्योरिटीज को लूजन अप कर देगा फ्रॉम द सरफेस। तो ये मेथड है वो इफेक्टिव होता है काफी टू क्लीन एवरी टाइनी क्रेविसेस, या भी जो भी डिफेक्ट्स वगैरह हैं, जो भी गैप है, माइन्यूट माइन्यूट गैप्स होते हैं मशीन में, तो उनको क्लीन करने के लिए, जहाँ पे हम मतलब खुद से क्लीन नहीं कर सकते कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज करके, इट इज डीप इनसाइड द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो डेली लाइफ बेसिस पे हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं इमेजिंग, इमेजिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, फिटल की ग्रोथ डिटेक्ट करने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान। ये सेफ होता है, नॉन इन्वेसिव होता है, रियल टाइम इमेजिंग। अल्ट्रासाउंड है वो, ये इसमें समरी है कि ये किस तरीके से यूज कर, जो हमने किया डिस्कस। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर सब लोग को पता है, तो उससे हम क्या सुनते हैं, ऑडिटरी मैकेनिज्म को यूज करते हैं। इसके नेटवर्क फंक्शन को देख लेते हैं बाय द क्वेश्चन। डिस्क्राइब करना है हमें स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, इसका हम डायग्राम से समझेंगे। विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिटरी एस्पेक्ट एक्सप्लेन करना है स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ दीज पार्ट ऑफ हियरिंग। तो हमारा ह्यूमन ईयर का हम डायग्राम देख लेते हैं। जो आउटर ईयर होता है दैट इज कॉल्ड पिन्ना, ठीक। ये टिम्पेनम कैविटी होती है, यहाँ पे हमारा ईयर ड्रम, टिम्पेनम बोलते हैं इसको। इसके ऊपर एक स्मॉल हड्डी होती है दैट इज कॉल्ड मेलियर। इनके पीछे हमारा कोक्लीलिया, सब इसको अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, whatever you can pronounce it। इसके पीछे से एक जाती है जिसको कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, और यहाँ पे होती है सेमी सर्कुलर कनाल।
दैट इज द स्ट्रक्चर ईयर। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। दैट इज आउटर ईयर, to middle ear and that is internal। यहाँ पे यहाँ पे कलेक्ट होती है साउंड वेव, यहाँ पे एम्पलीफाई करी जाती है वाइब्रेशंस को, और यहाँ पे वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन के पास सेंड कर दिया जाता है। फंक्शन अगर हम प्रॉपरली पढ़े तो पिना का क्या होता है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, विजिबल पार्ट होता है, कलेक्ट करता है साउंड वेव फ्रॉम द एनवायरनमेंट और डायरेक्ट करता है ईयर की कनाल के अंदर टुवर्ड्स द टिम्पैनिक मेंबर, जिसको ईयर भी बोलते हैं। एक्ट एज अ फनल की तरह एक्ट करेगा, जिससे साउंड की रिसेप्शन इम्प्रूव हो जाती है। पिन्ना होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम, क्या होता है ये थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है एट द एंड ऑफ द ईयर कनाल के, और ये क्या करती है, वाइब्रेट करती है व्हेन स्ट्रक बाय द साउंड। जैसे कि साउंड इस पे अ, देंगी तो उससे क्या करेंगे, साउंड वेव्स वाइब्रेशन जनरेट करेंगी इस टिम्पैनम या ईयर ड्रम के ऊपर प्रेशर वेरिएशन की वजह से, दैट इज कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन की वजह से, और कन्वर्ट करता है साउंड। इसके बाद ये कन्वर्ट कर देता है साउंड एनर्जी को मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर और पास करता है टू द ऑर्टिकल अदर पार्ट ऑफ द। इस हिसाब से हमारी हड्डियां होती है माइन्यूट मिडल ईयर के अंदर, जो भी कहलाती है मोलर, इनकस एंड टेप्स। ठीक है। फंक्शन क्या होता है, ये एम्पलीफाई करती है वाइब्रेशन को ईयर ड्रम से और ट्रांसमिट करती है टू द ओवल विंडो ऑफ द कोची। तो यहाँ से जो हमारी हड्डियां हैं, आपकी 3 हड्डियों में नाम ली वो है आसपास बिल्कुल, यहाँ पे ये वाइब्रेशन नोट करके ये काउचिलिया, काउचिलिया का ये पूरा स्ट्रक्चर जिसमें का नाम है, यहाँ से पास होने के बाद ये प्रोवाइड करेंगे एक मैकेनिकल एडवांटेज, इंक्रीज कर देगी एफिशिएंसी ऑफ द साउंड की ट्रांसमिशन। काउचिलिया ये स्पाइरल शेप होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है, इसके अंदर इनर ईयर में का पार्ट होता है, कंटेन करता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई विद सेंसरी हेयर्स, जो क्या हेल्प करती है, वाइब्रेशंस होती है जो ऑप्टिकल्स में वो प्रेशर क्रिएट करती है, प्रेशर वेव्स क्रिएट करती है इन द काउचिलियर फ्लूइड, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना उसके अंदर। और जो हेयर सेल्स है वो मैकेनिकल वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके, दैट इज नाउ इम्पल्स में कन्वर्ट करके कैरी आउट करती हूँ टू द ऑडिटरी नर्व टू ब्रेन फॉर द इंटरप्रिटेशन, क्या की क्या साउंड है। तो की फोकस क्या है क्वेश्चन में हमारा, कि कंप्रेशन कन्वर्जन ऑफ प्रेशर का वेरिएशन है कैसे मैकेनिकल वाइब्रेशंस में और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, एम्प्लीफिकेशन करना बाय द ऑप्टिकल साउंड का, और इंश्योर करना कि जो हर एक फेंट साउंड है वो इफेक्टिवली ट्रांसमिट। कोचिलिया जो है वो फाइनल स्टेज होती है जहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है न्यूरल सिग्नल्स के, मतलब मैं देती हूँ ना मैं नोट्स को। समरी क्या करेंगे हम, इसमें पिन्ना जो है वो कलेक्ट करता है साउंड को, ईयरड्रम कन्वर्ट करता है वाइब्रेशंस में, कॉर्टिकल जो है वो एम्पलीफाई कर देती है, ट्रांसमिट करती है वाइब्रेशंस को, कोचिलिया है वो ट्रांसफर करता है इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ब्रेन के पास। ये चेन है वो अलाउ करती है us to perceive sound with clarity and precision and draw and label the structure of human neck, जो हम ऊपर वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं ऑलरेडी। एक्सप्लेन करेंगे हाउ साउंड वेव्स आर। अभी हम लोग नॉर्मल नॉर्मल पढ़ाएंगे किसी टोटली साउंड वेव इलेक्ट्रिकल, थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले साउंड कलेक्ट होती है पिन्ना में और डायरेक्ट कर दी जाती है इनटू द ईयर टिम्पैनम कैविटी। दीज वेव्स स्ट्राइक करती हैं, ये आगे ईयर ड्रम होता है टिम्पैनम मेम्ब्रेन जो कि वाइब्रेट करती है, और ये वाइब्रेशन है वो ट्रांसमिट होते हैं टू द ओसिकल। ओसिकल्स मीन जो हमारी 3 हड्डियां हैं मिडिल ईयर के अंदर के पास, और ये ऑप्टिकल्स जो है 3 हड्डियां एम्पलीफाई करती हैं वाइब्रेशन को और पास करती हैं टू द ओवल विंडो दैट इज कोची कोची। और इसमें क्या होता है, कोचिलिया में हमें पता है फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो ये स्पाइरल फॉर्म में होती है, फ्लूइड फील्ड होती है। तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन है वो ओवल विंडो के अंदर क्रिएट होके प्रेशर वेव्स क्रिएट करते हैं इन द कोचिलियर फ्लूइड।
ये वेव्स ट्रेवल करती हैं along the cauchilia, stimulate करती हैं specific region depending on the frequency. इसके बाद क्या होता है, एक्टिवेशन होना है हेयर सेल्स का inside the cauchilia, organ of cortile आएगा जिसके अंदर बहुत सारे सेंसरी हेयर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से जो वाइब्रेशन वो डिटेक्ट करता है, तो वाइब्रेशंस डिटेक्ट करने के बाद जब कौचिलिया में आए, यहाँ पे वाइब्रेशंस डिटेक्ट हुए, उसके बाद ये क्रिएट करती है प्रेशर, फ्लूइड के अंदर प्रेशर वेव्स, और ये वेव्स फील करी जाती हैं हमारी कौचिलिया के अंदर जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाइन है, जिसके अंदर सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट होती है। अब ये जो सेंसरी हेयर्स हैं ये डिटेक्ट करते हैं हमारी बेटे, ये डिटेक्ट करती हैं जो सिग्नल्स आए हैं कहाँ से, कोचिलिया के फ्लूइड से। ठीक है, फ्लूइड जो प्रेशर वेव्स आए हैं उनको डिटेक्ट करके जो हेयर सेल्स है वो बेंड करते हैं अगेंस्ट डिटेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और ये बेंडिंग करती है ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स और जनरेट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और ये फर्दर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पॉइंट है हमारे ब्रेन के पास सिग्नल ट्रांसफर करता है थ्रू द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन, और ब्रेन इंटरप्रेट करता है इन सिग्नल्स को एज अ साउंड। साउंड को भी किस तरीके से, उसकी पिच, लाउडनेस और क्वालिटी। समराइज करेंगे तो द फ्लो चार्ट, मैकेनिकल वाइब्रेशन होगा, फ्लूइड वेव्स के पास जाएगा, हेयर सेल का एक्टिवेशन होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा और ब्रेन इंटरप्रेट होगा। ये चेन कन्वर्जन अलाउ करती है टू परसीव साउंड विद क्लैरिटी एंड डिटेल। Thank you all for watching. Stay tuned for more such videos. We will complete our whole syllabus and doing the descriptive question answers till the date of our exam. और कोशिश करेंगे कि हम लास्ट में कुछ मॉडल टेस्ट पेपर भी कर पाए। So thanks for being connected.